हेलो हेलो, मेरी आवाज सुन रहे हो आप? हेलो, ये क्या जरूरी है इस पे बैठना? कंफर्टेबल नहीं है? कंफर्टेबल नहीं है ये मनुष्य कंफर्टेबल क्वेश्चन सर सर आदाब नाजरीन, प्रोग्राम हेलो डीडी का एक और नया शुमारा लेकर हम पूरी टीम के हमरा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान अशफाक और आप सब का आज के शुमारे में खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। नाज़िर मोहतरम, हेलो डीडी दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर पे डीडी कशर चैनल पे आप बराह रास्त देख रहे हैं और उसके साथ साथ आप यूट्यूब चैनल से भी हमें देख सकते हैं। नाज़िर मोहतरम, आप जानते हैं कि प्रोग्राम के नए शुमारे में एक मुख्तलिफ मेहमान और एक मुख्तलिफ मौजू होता है और दौरान गुफ्तगू आप प्रोग्राम में शिरकत भी कर सकते हैं। हमारी फ़ोन लाइंस ओपन रहती हैं। आप हमारे दिए गए नंबरात पे प्रोग्राम के दौरान कभी भी कॉल करें और मौजू के आज के मेहमान से आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आज का जो मौजू है ज़रा मुख्तलिफ है मगर निहायत ही अहम है। रिवायती तालीमी निज़ाम, हम सब इस हकीकत से बखूबी वाकिफ़ है कि रिवायती तालीमी निज़ाम इंसान के साथ सदियों से चलता आ रहा है और हर दौर में ये कोशिश की जाती है कि हर फर्द तक, हर शख्स तक इस तालीम को पहुँचाया जाए। रिवायती तालीमी निज़ाम से मुख्तलिफ तालीम का एक और तरीका जिसे हम ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के नाम से जानते हैं, यानी फासलाती तालीम। फासलाती तालीम में कई सारे इदारे काम करते हैं और उन इदारों में कई सारे नाम नुमाया हैं, जिनमें कुछ नाम बड़ी हैसियत रखते हैं और उनमें एक नाम जिस नाम से हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं उसे इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी कहा जाता है। इग्नू क्या है? आज के दौर में एज ऑन डेट इग्नू किस तरह से काम करता है? इग्नू में कौन से तलबा तालीम हासिल करते हैं? आज मौजू यही रहेगा, इग्नू आज के दौर में। और इसी मौजू पर एक एक्सपर्ट शख्सियत को आज हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है जनाब डॉक्टर अफरोज़ हैदर रिजवी साहब। आप हैं रीजनल डायरेक्टर इग्नू श्रीनगर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है और हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपने हमारी दावत कबूल की और आज यहाँ तशरीफ़ लाया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया यहाँ पर, मैं हाजिर हूँ। हमारी खुशबख्ती है डॉक्टर साहब। आज का मौजू मैंने आगाज़ में ही कहा कि कदर मुख्तलिफ है डॉक्टर साहब, और ये जो मौजू है बड़ा वसी है। इसको समझने से पहले हम ज़रा इस हवाले से पहले बात करते हैं कि जो फासलाती या खुली और फासलाती तालीमी निज़ाम है ये क्या है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग, उसी से आगाज़ करेंगे, उसके बाद प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जी बेहतर। ओपन एंड डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन ये मेन स्ट्रीम में है जी। पहले कन्वेंशनल मोड ऑफ एजुकेशन या जिसे बोलिए रेगुलर मोड ऑफ एजुकेशन होता था, जिसमें हम मोस्टली लोग जानते हैं, जिसमें रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जी, कॉलेजेस होते हैं जी, और वो काम करते हैं। लेकिन आज से करीब 50 इयर्स बैक ये एक कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ, ओपन एंड डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन, जैसा कि आपने खुद बोला, फासलाती तालीम बोलते हैं जी, या मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के नाम से भी जाने जाते हैं। ये मेन स्ट्रीम में है
और इस एजुकेशन में इसका जो कॉन्सेप्ट है वो लर्निंग वाइल अर्निंग, अर्निंग वाइल लर्निंग, मतलब आप स्टडी भी करते रहें और लर्न भी करते रहें। जी, सिस्टम चेंज हो जाता है, सोसाइटी में चेंजेस आते रहते हैं। इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का टारगेट 2035 तक 50% हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट करने का जो कमिटमेंट है उसको पूरा करने के लिए इसका ये जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड ऑफ एजुकेशन ही वैल्यूएबल है। जी, तो ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि ओपन मतलब ये ओपन है, ओपन फॉर ऑल। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन, एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर एजुकेशन में गैप है उसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये एक फिलॉसफी है, एक कॉन्सेप्ट है, ये एक मेथोडोलॉजी है। और जो डिस्टेंस का मतलब होता है, फासलाती का मतलब ये होता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, जिनको डिस्टेंस एजुकेशन में लर्नर्स बोलते हैं वो, और जो यूनिवर्सिटी है या यूनिवर्सिटी की फैकल्टी है जी, वो काफ़ी दूर पर होते हैं, दूरी पर होते हैं। उन जो डिस्टेंस है उनकी गैप को फिल करने के लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ये है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। जी, तो बेसिकली ओपन एंड डिस्टेंस के बारे में मजीद थोड़ा सा जी, जी, हाँ, जिक्र करूं मैं। प्लीज। तो ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन बेसिकली थ्री टियर सिस्टम पे काम करती है। ये हम अपने स्टूडेंट्स, अपने तलबा, स्टेक होल्डर्स को आपके डीडी के माध्यम से बताना चाहेंगे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स इग्नू में जो होते हैं वो रेगुलर मोड के एजुकेशन के स्टूडेंट्स जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जो एनरोलमेंट है उनकी जगह पर हमारे पास आते हैं। तो उनको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, उसके बारे में थोड़ा सा उन तक हमारी बात पहुंचे और हर जगह जहाँ पे भी इंडक्शन मीट हमारी होती है उन तक हम ये चीज़ बताते हैं कि जिस तरीके से रेगुलर यूनिवर्सिटीज़, कन्वेंशनल कॉलेजेस में क्या होता है कि एक ही अम्ब्रेला, एक ही छत के नीचे, एक ही प्राइमिसेस में उनको सारी फैसिलिटीज मिल जाती है। वहाँ पे टीचिंग भी हो जाएगी, वहाँ पे प्रैक्टिकल्स भी हो जाएंगे, वहाँ पर उनको डिग्री भी वहीं से उनको मिल जाएगी, एडमिशन्स भी वहाँ पर होंगे, जितने भी और इंटर्नशिप प्रोग्राम हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो उनके फैकल्टी मेंबर्स, उनकी लाइब्रेरीज, उनके प्रिंसिपल, यानी कि एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल जितनी भी उनकी एक्टिविटीज होती है विद इन द प्रेमाइसेस होती है। एक कॉलेज जिसमें एडमिशन लिया वहीं से वो डिग्री लेके निकलेंगे, एक यूनिवर्सिटी जिसमें एडमिशन लिया वहीं से डिग्री लेके निकलेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है, हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ समझना चाहिए, स्टेक होल्डर तक मेरी बात पहुँचनी चाहिए कि ये 3 टियर सिस्टम होता है। जितनी भी यूनिवर्सिटी इंडिया में बेसिकली 14 डिस्टेंस मोड की यूनिवर्सिटी हैं जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, और इग्नू वाहिद जो नेशनल यूनिवर्सिटी है जिसका जुरिस्डिक्शन एंटायर इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करती है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि 3 टियर सिस्टम में हमारे सारे स्टूडेंट्स को, स्टेक होल्डर को ये जानना चाहिए कि जो पहला टियर होता है जो बहुत ही मजबूत, जिसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, वो हम जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो हमारा स्टडी सेंटर है या जिसको हम लर्नर सपोर्ट सेंटर बोलते हैं जी, या प्रोग्राम सेंटर बोलते हैं, वो जिस स्टडी सेंटर यानी कि जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से इग्नू या डिस्टेंस यूनिवर्सिटी मुआहदा करती है, एग्रीमेंट करती है, ज्यादातर ताल्लुक हमारे स्टूडेंट्स का, हमारे लर्नर्स का वहीं पे होता है। वहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, पार्ट टाइम स्टाफ होते हैं, पूरी टीम हमारी होती है। तो वहीं पर स्टूडेंट्स एडमिशन के बाद वहाँ पर काउंसलिंग के लिए, लैब काउंसलिंग के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, इंटर्नशिप के लिए या मजीद या एग्जामिनेशंस के लिए वहीं पर कोऑर्डिनेटर और पूरी टीम से रब्ता कायम करते हैं। तो पहला टियर ये हो गया। ठीक जी। तो सेकंड टियर होता है वो रीजनल सेंटर होता है। रीजनल सेंटर का एक जुरिस्डिक्शन होता है, जैसे श्रीनगर में एक रीजनल सेंटर है जिसका मैं रीजनल डायरेक्टर हूं, आपने मुझे मदऊ किया जी। इस रीजनल सेंटर का एंटायर जुरिस्डिक्शन पूरा कश्मीर वैली और लद्दाख है। इस कश्मीर वैली और लद्दाख में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, चाहे वो एकेडमिक, चाहे वो फाइनेंशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज होती हैं। एकेडमिक में चाहे एडमिशन हो गया, चाहे वो एग्जामिनेशन हो गया, चाहे प्रोजेक्ट हो गए, चाहे सिनॉप्सिस हो गई, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उन सब की मॉनिटरिंग और सुपरवाइजिंग करते हैं वो रीजनल सेंटर करता है। नए सेंटर खोलना, सेंटर को बंद करना या यहाँ पे कोई एक्टिविटीज को बढ़ाना वो रीजनल सेंटर करता है। बेहतर ये तो इसके भी काफी कुछ काम होते हैं। रीजनल सेंटर एंटायर मॉनिटरिंग करता है। अगर स्टूडेंट्स को वो फैसिलिटीज वहां पर अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं किसी वजूहात की वजह से, तो हम यहाँ से मॉनिटर करते हैं, उनकी बात को एड्रेस करते हैं। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज रीजनल सेंटर पर होती है जो अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जी जी इंशाल्लाह। तीसरा टियर जो होता है वो हेडक्वार्टर्स होता है। जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है।
तो बहुत सारी का जो अभी और डिस्कस भी करेंगे, जो बहुत सारी एक्टिविटीज जो है सीधे दिल्ली से होनी होती है। जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं रीजनल सेंटर पे, तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि बहुत सारी चीजें, जैसे इवैल्यूएशन का काम होता है, एग्जामिनेशन में एग्जाम को कंडक्ट कराना या एग्जामिनेशन के या रिजल्ट अनाउंस करना, या बहुत सारी एक्टिविटीज हेडक्वार्टर से होती हैं। तो स्टूडेंट्स को ये जानकारी होनी चाहिए। 3 tier सिस्टम होता है, ये एक कॉन्सेप्ट है। बेहतर। अच्छा, चूंकि आपने बहुत आसानी से हमारे जो तलबा है उनके जहन में लाया कि किस तरह से ये काम करता है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, हम ज़रा अपने ही पहले खित्ते में आते हैं, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जो हमारा रीजनल सेंटर है, इसके हवाले से ज़रा सा हमें तफसीलन बताएं कि ये किस तरह से काम करता है, कितना वसी है, और चूंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं थोड़ा बहुत इसमें कहीं ना कहीं, या हम जैसे तलबा लैग करते हैं कि रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर कौन सी मुश्किल कहाँ पर लिया है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जिसका एब्रिविएशन इग्नू है जी, इसमें एंटायर इंडिया में 57 रीजनल सेंटर है, यानी कि 58 हो गया। पूरे मुल्क में 58 रीजनल सेंटर है, एक बहुत बड़ा सेटअप है पूरे मुल्क का। और इस रीजनल सेंटर्स में हजारों 2500 प्लस हमारे स्टडी सेंटर हैं, जिनको अब नई गाइडलाइंस में लर्नर सपोर्ट सेंटर भी कहते हैं जी। कुछ केस में प्रोग्राम सेंटर भी होते हैं जो स्पेसिफिक प्रोग्राम के आते हैं। तो रीजनल सेंटर श्रीनगर में जो अपना काम कर रहा है, जैसे मैंने बताया, इंटायर कश्मीर और लद्दाख इसका जुरिसडिक्शन है जी। अभी हमारे पास एक्टिव 30 स्टडी सेंटर्स हैं जो पूरे कश्मीर वैली में बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। डॉक्टर साहब, आपकी बात को रोकना नहीं चाहेंगे, आपकी बात हम मौजूद रखेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है आप जनाब, कहाँ से? मोहम्मद याकूब सोबरा से जी। अपना सवाल पूछे मेहमान से। सवाल मुझे ये है कि ये जो कन्वेंशनल वो नॉन कन्वेंशनल है, इसमें सबसे बड़ी डिफरेंस क्या है, और आज तक इसमें कितना काम हुआ है कश्मीर डिवीजन में, और लोग क्या इस एजुकेशन सिस्टम से राजी हो रहे हैं? अवेयरनेस की क्या गुजारिश है, अभी की इम्प्रूवमेंट है, करने की कोई जरूरत है, वो जरा बताइए। बेहद शुक्रिया आपके सवाल के लिए। डायरेक्टर साहब ने आपका सवाल सुना। डॉक्टर साहब, यही सवाल है कि ये रीजनल सेंटर जिसकी हम बात कर रहे थे किस तरीके से काम करता है, और जो कन्वेंशनल हमारे पास जो मेथड्स ऑलरेडी हैं उसके बरक्स जो ये आज के मेथड्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, कितना फायदा तलबा को मिल रहा है। जी जी, आपका क्वेश्चन को रिटेन करते हैं, अभी इनके क्वेश्चन का जवाब दें। कन्वेंशनल और जो ओपन और डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन है, इन दोनों के बीच में अभी पहले ही क्वेश्चन में मैंने डिफरेंस बताया, दोनों में क्या डिफरेंस होता है और जहां तक कि क्या कंट्रीब्यूशन है। इनका क्वेश्चन था 1999 से ये हमारा रीजनल सेंटर काम कर रहा है और करीब 25 ईयर्स हो गए हैं, 25 साल से हमारा पूरे कश्मीर वैली में काम कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए, करीब 45 to 50,000 स्टूडेंट्स पर ईयर हमारे यहाँ एनरोल करते हैं। तो इतना पोटेंशियल है, 50,000 जो मुझे लगता है कि सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को मिला दिया जाएगा उसके एट पार होंगे। तो और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए हम कमिटेड हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, जैसा कि हमारा क्वेश्चन हमारे स्टेक होल्डर ने पूछा। अभी बहुत काफी क्वालिटी एजुकेशन काफी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा खाली अभी हम अपने फ्यूचर विजन में बताएंगे कि हम क्या करना चाहते हैं, और लेकिन फिलहाल ये है कि हमारे उन सभी हमारा जो टारगेट है रीच टू अनरीच, हर स्टेक होल्डर तक पहुंचे, जो भी रेगुलर मोड में या किसी तरीके से एजुकेशन नहीं पा रहे हैं उन तक हमारी एजुकेशन पहुंचे, हमारी बात पहुंचे, और उन सारे तलबा, चाहे वो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी हों, चाहे वो रूरल एरियाज के हों, चाहे वो गरीब बच्चे हों, चाहे डिफेंस पर्सनल्स हों, चाहे वो गुज्जर कम्युनिटी के लोग हैं, जितने भी लोग हर कॉर्नर तक, हर जगह तक हमारी बात पहुंचे, हमारी इंफॉर्मेशन पहुंचे और वो लोग एजुकेटेड हों। कोशिश ये है कि तालीम हर जगह पहुंचे। हाँ, हम बात कर रहे थे कि हमारा रीजनल सेंटर क्या कंट्रीब्यूट करता है। तो जैसा कि हमने बताया कि हमारे 30 स्टडी सेंटर्स हैं जो पूरे कश्मीर में, मेन कंट्रीब्यूशन वो सारे लोग हमारे, ज्यादातर हमारे जो रीजनल सेंटर्स हैं, जो हमारे स्टडी सेंटर्स हैं, वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में, कश्मीर वैली में, लद्दाख में भी है, कारगिल में भी है, लेह में भी है, और यहाँ पर जितने हैं ज्यादातर गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ठीक है, और कुछ हमारे यूनिवर्सिटीज में। अब हम अगर बात करें कि रीजनल सेंटर की जो हमारे स्टडी सेंटर्स हैं, उन स्टडी सेंटर्स में करीब कितने, तो सिर्फ श्रीनगर में इतना पोटेंशियल है। अमर सिंह कॉलेज, जो बड़े जो हमारे डिग्री, अमर सिंह कॉलेज हो गया, SP कॉलेज हो गया, वुमेन कॉलेज हो गया, नाइलेट हो गया,
शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस हो गया, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम, हमारे मेडिकल प्रोग्राम्स चलते हैं। हम लाइब्रेरी साइंस की बात करें तो लाइब्रेरी साइंस का एक बहुत बड़ा सेटअप हमारा कश्मीर यूनिवर्सिटी के तहत है। इसी तरीके से हम शेर कश्मीर सौकास्ट की बात करें, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें, वहाँ पे हम अपना सेटअप इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो इंटायर हमारा, सिर्फ श्रीनगर की बात करें, इसके बियॉन्ड जितने भी हमारे और भी जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट, उन सब डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग उसको काम करते हैं। रीजनल सेंटर के हवाले से एक पॉइंट और भी जोड़ दें, इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें काम करते हैं। सिर्फ हम यहाँ पर उनको उनके जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ और ये सारी चीज़ हम उसको सुपरवाइज करते हैं। इसके अलावा हमारा स्वयं प्रभा चैनल भी चलता है। स्वयं प्रभा चैनल में हम पूरे इंटायर इंडिया में हम अपने कश्मीर के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एकेडमिक एक्सपर्ट्स हैं, उनको बुलाकर हम इंटायर इंडिया में उर्दू मीडियम के तहत अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को हम यहाँ से उनकी काउंसलिंग कराते हैं। आपकी बात डॉक्टर साहब मौजूद रखते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, आप कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी सर, मैं बात कर रहा हूँ कश्मीर यूनिवर्सिटी से अभी। जी अपना नाम भी बताएं। जी सर, मेरा नाम मोहन मुर्तजा है। अपना सवाल पूछे। मुर्तजा साहब, कॉल करने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर आपका वक्त मिलने के लिए। सर सवाल ये था कि डिस्टेंस एजुकेशन में जो बीएड हो रहा है जी, वहां पे एंट्रेंस देना अब कंपलसरी हो गया है। इग्नो की बात मैं कर रहा हूँ जी। लेकिन अगर रेगुलर की बात की जाए तो वहां पे ऐसे ही डायरेक्ट एडमिशन होता है परसेंटेज के हिसाब से, मेरिट बेस पे जी। तो ये ऐसा क्यों है कि वहां पे एंट्रेंस लिया जा रहा है और रेगुलर में नहीं? या तो दोनों जगह होना चाहिए था या एक भी जगह नहीं? ये आपसे मुताला करना था। जी बेहद शुक्रिया कॉल करने के लिए। अपना जवाब सुने। ये के हवाले से सर पूछ रहे हैं। मैं इन तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। जैसे कि मैंने बताया कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी क्वालिटी एजुकेशन से कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करती है। सिर्फ अगर किसी यूनिवर्सिटी, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जिसकी बात कर रहे हैं, अगर वो नहीं हो रहा है, बाकी और दूसरी जगह, दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी हो रहा है, तो हम लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशन करा के क्वालिटी स्टूडेंट्स को, वो भी इन सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के तहत, हम उन टीचर्स को, हम जो भी उसमें पास होते हैं, उन क्वालिटी के तहत हम उन्हीं स्टूडेंट्स को हम ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं। जी आपकी बात जो है मुकम्मल नहीं हुई। आप इससे पहले हम बात कर रहे थे रीजनल सेंटर के हवाले से। अच्छा ये भी बताइएगा कि स्टडी सेंटर जो है वहाँ पर कौन सी शिकायतें हम लेके जा सकते हैं स्टूडेंट्स, और रीजनल सेंटर तक कौन सी शिकायतें मौजूद? जी देखिए, हम लोग शिकायत की बातें नहीं, शिकायत कोई कंप्लेंट हम स्टूडेंट्स की हमारी होती ही नहीं है। हमारे जितने भी रीजनल सेंटर, जो हमारे स्टडी सेंटर्स हैं, उन स्टडी सेंटर्स में हमारी एजुकेशन होती है और उस एजुकेशन में हम टाइम बाउंड मैनर में, चूंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर रेगुलर वे में किसी कॉलेज से कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस एजुकेशन की है, तो इसमें क्या होता है, टाइम बाउंड काउंसलिंग होती है, टाइम बाउंड प्रैक्टिकल्स होते हैं, टाइम बाउंड एग्जामिनेशंस होते हैं, तो उसमें कोई कंप्लेंट का इशू नहीं आता है। और ज़्यादातर काउंसलिंग हम यहाँ से अप्रूवल करके, रीजनल सेंटर से अप्रूवल करके उनको देते हैं और टाइम बाउंड काउंसलिंग होती है, वो उन तक बातें पहुँचती हैं। काउंसलिंग कोई कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। जो स्टूडेंट, चूँकि ये फ्लेक्सिबिलिटी है टोटल, इस फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पर वो चाहें तो ले सकते हैं। और इसी तरीके से हमारे लैब काउंसलिंग होती है, वो कंपलसरी है, तो वो उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी है। और अगर कोई भी इश्यूज होते हैं, जैसे कि आपने कंप्लेंट बताया, अगर कोई भी इश्यूज होते हैं तो हमारी डेडिकेटेड लाइन्स हैं, लैंडलाइंस हैं, लैंडलाइन कॉल कर सकते हैं। वो डिफरेंट सेक्शंस बने हैं हमारे रीजनल सेंटर पर। साथ में वो सब कहाँ दस्तियाब है हमारी आपकी वेबसाइट्स पे? हाँ, वेबसाइट पे सारे फ़ोन नंबर्स हमारे अवेलेबल हैं, ईमेल आईडीज अवेलेबल हैं, उस पर अपनी बात रजिस्टर कर सकते हैं, रीजनल सेंटर विजिट कर सकते हैं। ये बात की बात है, लेकिन सबसे पहले तो उनको अपने प्रोग्राम सेंटर्स पर, अपने लर्निंग सपोर्ट सेंटर पर जाना होता है। पूरी हमारे वीकेंड में हमारे सारे कॉलेजेस खुले रहते हैं और वो वहाँ पे अपनी बात को रजिस्टर करा सकते हैं। कोई इशू हो वो हम तक पहुँचती है। हम डॉक्टर साहब, इससे कबल कि हम कोर्सेज के हवाले से कुछ और सवाल आपसे पूछे, मगर उससे पहले ज़रा समझने की कोशिश करते हैं NEP 2020 आने के बाद ओपन डिस्टेंस में क्या तब्दीलियाँ आई? जी, NEP की डायरेक्ट गाइडलाइंस है, जैसा कि मैंने बताया कि 2035 तक 50% हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट करना है, तो ज़्यादातर उन्होंने फोकस इस पर किया है। NEP का मंशा है कि आप मोस्टली जो है वो 4 ईयर प्रोग्राम्स का जो मेजर और के साथ है, इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को वो फोकस करते हैं। और साथ में उनका है कि स्किल बेस्ड और वैल्यू एडेड एजुकेशन को आप स्टार्ट कीजिए। तो इसके स्किल बेस्ड जो बात है इसको महफूज रखते हैं, इस पे बात करते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो हेलो
हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम हाँ, अपना नाम बताइए और कहाँ से आप कॉल कर रहे हैं? सर, मैं सज्जाद अहमद मलिक डूरू अनंतनाग से बोल रहा हूँ। जी, अपना सवाल पूछे मेहमान से। हाँ सर, सबसे पहले मैं डायरेक्टर साहब को, रजू साहब को वारमली वेलकम करता हूँ इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। जी, शुक्रिया। बेहद शुक्रिया। हाँ सर, मेरा डायरेक्टर साहब से ये सवाल है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है डूरू शाहबाद, बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी और हमारा एक कॉलेज पड़ता है यहाँ डूरू में। तो हमारा जो इग्नू का स्टडी सेंटर चल रहा था 3 साल पहले, पता नहीं वो फिर बंद किया गया। मुझे पता नहीं है, ऑफिशियल्स को पता है हमने क्यों वहां पर वो बंद किया। आज की डेट में वहाँ एग्जाम चल रहे हैं सब सर, बस स्टडी सेंटर चालू नहीं है अभी वहाँ। मुझबाना गुजारिश रहेगी सर इस प्रोग्राम की वसादत से, ऊपर से हमारे जो चनाब वैली का पोर्शन ट्रेन कनेक्टिविटी डूरू में पड़ता है वो, और मतलब स्टूडेंटों की इतनी भीड़ होती है, मगर सर ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी सेंटर सब स्टूडेंट सफर हो रहे हैं सर। सर मेहरबानी करके उसमें कॉग्निजेंस ली जाए कि दोबारा से चालू किया जाए, तो स्टूडेंटों को आसान तरीके से स्टडी में कोई तकलीफ नहीं होगी सर। कॉल करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। आप अपना जवाब सुने। जी जी। डूरू अनंतनाग की बात जनाब, ये जितने भी हमारे स्टडी सेंटर चल रहे हैं, उसके अलावा और भी कुछ सेंटर्स हैं जो एबियंस में हैं। एबियंस का मतलब ये होता है कि उन सेंटर पर मिनिमम, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की कुछ शरायतें होती हैं, क्वालिटी के साथ ये भी डिपेंड करता है कि एनरोलमेंट कितना है। अगर वो पर ईयर अगर 150 एनरोलमेंट्स नहीं हो पाते हैं जी, तो वो कॉलेज, तो यूनिवर्सिटी उसके बारे में कंसीडर करते हैं, और इतना एनरोलमेंट मिनिमम है 150। तो ये डूरू का भी का केस था, क्योंकि वो 150 एनरोलमेंट उनके नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा भी हम दूसरे सेंटर्स दे रहे हैं। डीएचपुरा में हमारा सेंटर ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है जो नियर बाई है, और इसके अलावा भी हम सोगाम में, जीडीसी सोगाम में भी सेंटर दे रहे हैं, उरी में भी सेंटर दे रहे हैं। तो जहाँ पे स्टेक होल्डर्स की डिमांड होती है, लेकिन डिफरेंट लेवल पर हम उसको फिल्टर करते हैं, उसके बाद भी उनकी डिमांड पर स्टेक होल्डर के और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके प्रिंसिपल, उनकी पूरी टीम के कंसेंट की बेसिस पर हम लोग देते हैं। लेकिन शर्त उसकी है कि 150 एनरोलमेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी का एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हेवी एक्सपेंडिचर होता है। अभी हमारे जितने भी एक्टिव स्टडी सेंटर्स हैं उसमें पर मंथ 15 लाख रुपीस का हमारा सिर्फ पर मंथ का रेम्यूनरेशन, जो हमारे स्टाफ वहां पे काम कर रहे हैं, एडिशनल स्टाफ काम कर रहे हैं, तो 15 लाख पर मंथ उनका जाता है। इसके अलावा बियॉन्ड बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर है। तो अगर वो एडमिशन वहां पर 150 के आसपास होते हैं तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं। बहुत बेहतर। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कोर्सेज की, इस हवाले से आपने जोड़ा था स्किल की बात। यहाँ मेरे जहन में ये सवाल भी है कि हमारे पास सिर्फ रिवायती तालीमी निज़ाम की जो अगेंस्ट हम कर रहे हैं, हम यहाँ फासलाती तालीमी निज़ाम की बात कर रहे हैं, इसमें क्या वही नॉर्मल कोर्सेज है या कुछ स्किल बेस्ड भी सर्टिफिकेट कोर्सेज, क्या कुछ इग्नू के पास है यहाँ? जी जी, हमारे रीजनल सेंटर। और इग्नू एक बहुत बड़ा सेटअप है। इग्नू इसीलिए जाना जाता है, ये इसका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि आपको बताकर मुझे खुशी होगी कि इग्नू के करीब 300 प्लस प्रोग्राम्स हैं, और हर साल कुछ नए प्रोग्राम्स वो इंट्रोड्यूस करते हैं। और मुझे ये खुद ही, चूंकि हमारे जो वाइस चांसलर मैडम हैं प्रोफेसर उमा कांजीलाल मैम, और हमारे डिफरेंट स्कूल्स हैं, और उन स्कूल्स के जो प्रोफेसर्स हैं, डीन हैं और हेड हैं, वो किस तरीके से इतनी जल्दी प्रोग्राम्स को डिजाइन कर लेते हैं, ये मुझे जानकर खुद ही, क्योंकि मैं भी एकेडमिक्स हूँ, मैं भी एक फैकल्टी रहा हूँ, तो किस तरीके से कर लेते हैं अपना इशू है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि 300 प्रोग्राम्स हमारे सिर्फ जो है डिस्टेंस मोड के प्रोग्राम्स और 50 ऑनलाइन प्रोग्राम्स। इन 300 प्रोग्राम्स में कोई ऐसा प्रोग्राम्स नहीं है जैसे लोग कहते हैं कि मेडिकल को छोड़ के सब कुछ है। हाँ, रोकना नहीं चाहता था मैं डॉक्टर साहब आपको। एक और कॉलर पहले हमारे साथ मौजूद है, इस हवाले से जरूर बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। आप अपना नाम बताएं और कहां से बात कर रहे हैं? मेरा नाम अब्दुल हमीद है, मैं एचएमटी श्रीनगर से बात कर रहा हूँ। जी, अपना सवाल पूछे हमीद साहब। बेहद शुक्रिया कॉल करने के लिए। मैंने अप्लाई किया था नेम करेक्शन के लिए बिफोर 2 इयर्स। क्या किया था आपने? नेम करेक्शन के लिए, मतलब माइनर चेंज इन मैंने जी जी इन डिग्री एंड मार्क्स कार्ड। नहीं हो रहा है। सर से भी मिला 2 बार मैं वहाँ ऑफिस में भी। कहाँ आप ये अपनी शिकायत लेके गए थे? सर के पास भी गया था, और मैंने वो फॉर्मेलिटी भी की थी, उसको भेजा था केस दिल्ली जी। तो नथिंग इज हैपनिंग फ्रॉम देयर साइड एंड फ्रॉम दिस साइड एज सच। जी, बेहद शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप अपना जवाब सुन। I can quote my that enrollment number as such.
आप लिखिए सर, मैं वो नहीं, आप रीजनल सेंटर विजिट करें, यहाँ पर ये वक्त नहीं है कि आपके एनरोलमेंट नंबर लिखे जाएं। देखिए 150 ईमेल्स पर डे हमारे पास आते हैं, उसको बैठकर फर्स्ट हाफ में ही मैं उसको चेक करता हूँ, कंसर्निंग डिपार्टमेंट को भेजता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारी पावर रीजनल सेंटर्स को नहीं होती है, बहुत सारी पावर हेडक्वार्टर्स की है। जैसे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स के पास आते हैं कि इश्यूज आते हैं, वो सारे चीज़ें हेडक्वार्टर से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर डिफरेंट सेक्शंस में जाते हैं जिसको हम लोग फॉलो अप करते हैं और उसको रेड्रेसल करते हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा, एक बार रीजनल सेंटर पे से विजिट करें, अपनी बात को एक बार थोड़ा सा ईमेल भेजें, मुझे नहीं विजिट कर सकते ईमेल भेजें, हम दोबारा इसको फॉलो अप करेंगे, इंशाल्लाह आपका काम होगा। जी डॉक्टर साहब, हम अपनी बात को कंप्लीट करते, आप कह रहे थे कि मेडिकल को छोड़ के इग्नू के पास सब कुछ। हाँ, लोगों ने जैसे बोला कि मेडिकल के प्रोग्राम्स नहीं होते हैं, अभी मैं बताता हूँ कि अब क्या मेडिकल के भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे पास अवेलेबल हैं। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हमने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट था, अब हमने मास्टर MBA कर दिया, उसमें DNA प्रोग्राम्स हमारे चल रहे हैं, नर्सिंग केयर के चल रहे हैं, इस हमने नर्सिंग मैनेजर का एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है, तो बहुत सारे मेडिकल के प्रोग्राम्स हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हमारे जो 300+ प्रोग्राम्स जो डिस्टेंस मोड के हैं, उसमें जो मैं देख कर रहा करीब 75 प्रोग्राम सिर्फ मास्टर्स के प्रोग्राम है। तो मास्टर को कोई ऐसे शायद प्रोग्राम्स हों, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ के हों, चाहे वो सोशल साइंस के हों, चाहे वो साइंस प्रोग्राम्स हों, चाहे स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स हों, चाहे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हों, वो हर प्रोग्राम्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। इसीलिए अगर कोई इग्नू में देखता है, कोई भी स्टूडेंट देखता है इतने सारे प्रोग्राम्स में, तो वो दूसरी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में नहीं मिल पाते। इसके अलावा करीब जैसे हमने बताया NEP 2020 के तहत हमारा जो करीब 25 हमने प्रोग्राम्स FY यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, जिसे हम बोलते हैं BA मेजर, BSc मेजर, 25 प्रोग्राम्स हमने इंट्रोड्यूस कर दिए, 25 प्रोग्राम्स हमने इंट्रोड्यूस किए। इसके अलावा भी हमारे सर्टिफिकेट के, डिप्लोमा के, एडवांस डिप्लोमा के, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, तो इतने सारे प्रोग्राम्स हैं जो इतने मतलब ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं और जाते हैं। और बहुत सारे हमारे, जैसा कि अर्ज करूं मैं कि यहीं पर हम बात करें तो हमने अभी MSc जियोग्राफी नया इंट्रोड्यूस किया हुआ है, और MSc डेटा साइंस जो बहुत ही डिमांड है, जो स्टेक होल्डर्स की, मार्केट की, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड की डिमांड होती है, MSc डेटा साइंस इंट्रोड्यूस कर दिया है अभी इसी साल से। उसके बाद बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे हैं, जैसे MSc एनवायरमेंटल साइंस है, MA एनवायरमेंटल स्टडीज़ के प्रोग्राम्स हैं, MSc जियोग्राफी जैसा कि आज मैंने किया, इतने बहुत फैशन डिज़ाइनिंग के प्रोग्राम हैं, योगा से रिलेटेड हैं, सेरिकल्चर से रिलेटेड है। MBA अगर आप बात करेंगे तो किसी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में स्पेशलाइजेशन MBA के 2-4 मिलेंगे। अगर मैं आपको यहाँ से MBA के स्पेशलाइजेशन गिनाने लगूँ तो कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे। MBA हमारे ऑपरेशन है, MBA HRM, फाइनेंस, मार्केटिंग, ये तो पहले से चलता था। हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, एग्री बिजनेस MBA एग्री बिजनेस मैनेजमेंट अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया। वो सब जो पहले से कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड लगता है मुझे, इनको पहले से मालूम होता है कि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में नेक्स्ट 50 ईयर्स में क्या आने वाला है, वो पहले से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी कोर्स मटेरियल की, क्योंकि बेस्ट कोर्स मटेरियल रहेगी होगा, इसके लिए कॉमनवेल्थ ने हमें जो है वो अवार्ड भी दिया है 2010 में स्टडी मटेरियल के लिए। तो इतना अच्छा वैल्यूएबल स्टडी मटेरियल कैसे बनाते हैं, कैसे डिजाइनिंग करते हैं, कैसे प्रिंट करते हैं, कैसे मार्केट में पहले से आ जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हाँ डॉक्टर साहब, एक नोशन है जहन में जी, आप उसको जरा बताइए किस तरीके से आप देखते हैं कि इग्नू सिर्फ कमजोर और ड्रॉप आउट्स बच्चों के लिए है जी, आप इस सवाल को कैसे देखते हैं? देखिए, जैसा कि मैंने अर्ज किया, इग्नू सभी को एड्रेस करता है, इस एलिट क्लास को भी इंट्रोड्यूस करता है, क्योंकि अभी अगर कश्मीर की खास बात करें तो कश्मीर में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है इग्नू में, स्टेक होल्डर्स में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और हम जहाँ पे हर कॉर्नर पे जाते हैं तो कोई DC बैठे हैं, कोई डिप्टी SP हैं, कोई SP हैं, तो पता लगा कोई बहुत ही सेक्रेटरिएट में काम कर रहे हैं, वो खुद फोन करते हैं मैंने ये प्रोग्राम किया। अभी हमारे शांतमनु जी जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, अभी इसी साल उनको डिग्री अवार्ड हुई कन्वोकेशन में, हम ही लोगों के हाथों से हुई, तो उन्होंने 4 मास्टर्स किए अभी इस उम्र में, जबकि MBA इन MPA उन्होंने किया, मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया। तो ये हम हर स्टेक होल्डर्स की नीड को केटर करते हैं। तो जैसा कि अर्ज किया, चाहे मार्जिनलाइज सेक्शन हो, चाहे फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, चाहे आपके विमेन हो स्पेशली, चाहे रिमोट एरियाज के बच्चे हों, चाहे मार्जिनलाइज सेक्शंस के हों, उनके स्कॉलरशिप के जरिए से हर तरीके से हम हर सेगमेंट को एड्रेस करते हैं। बहुत खूब। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि हम ज़रा अपने रीजनल सेंटर पे वापस आते हैं जो हमारा यहाँ खत्ता काम कर रहा है, यहाँ पर बच्चों का जो एडमिशन प्रोसेस है और एग्जामिनेशंस और ऐसे कोर्सेज जिनमें प्रैक्टिकल होता है, किस तरीके से ये रीजनल सेंटर ऑन ग्राउंड काम करता है? जी,
और स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं, सारा डेटा हम कोऑर्डिनेटर्स को भेजते हैं, अपने स्टडी सेंटर्स पे भेजते हैं और उनके पास पूरी लिस्ट अवेलेबल होती है। वो काउंसलिंग और लैब काउंसलिंग के लिए उनको बताया जाता है कि इतने मंथ्स के बीच में उनको लैब काउंसलिंग, अपनी अवेलेबिलिटी, अपने कॉलेज की लैब्स जब खाली हों और फैकल्टी खाली हों, है ना, और उसमें आप दीजिए, वो अपना प्रपोजल देते हैं। देने के बाद हमारा अप्रूवल होता है, अप्रूवल करने के बाद हम लोग उनको देखते हैं और रियल टाइम सिचुएशन में हम पूरा मॉनिटर करते हैं क्या एग्जैक्टली हो रहा है। इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप लगे हुए हैं, जियोटैग फोटोग्राफ्स हम उनसे मंगाते हैं। हमारे जो भी फैकल्टी होंगे, यानी कि जो एकेडमिक काउंसलर के नाम से जाने जाते हैं, तो करीब 3600 एकेडमिक काउंसलर हमारे साथ जुड़े सिर्फ कश्मीर वैली से। तो यानी कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो करीब 2400 थे, विद इन 2 years करीब 1200 और एड ऑन हो गए। तो इतना ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी है इन लोगों के लिए, इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है इन एकेडमिक काउंसिल फैकल्टी मेंबर्स के लिए। तो वही जो हम लोग के अप्रूव्ड होते हैं, पहले उनको अप्लाई करना होता है, 3 tier सिस्टम पर अप्रूवल होता है। पहले स्टडी सेंटर पर अप्रूवल होता है, फिर रीजनल सेंटर पर अप्रूवल होता है, फिर हेडक्वार्टर्स में हमारे स्कूल में जो प्रोफेसर्स बैठते हैं वो उनको अप्रूव करते हैं। देन हम उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप जाइए, पढ़ाइए, उसके बाद फिर तो इस तरीके से हम काउंसलिंग, लैब काउंसलिंग और ये सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि यहाँ वसी कोर्सेज हैं और वसी इदारा भी है, रीजनल सेंटर जो श्रीनगर है, आपसे पहले जब आपने ज्वाइन किया, एक तो ये बताइए कैसा तजुर्बा यहाँ कश्मीर में रहा, रीजनल सेंटर के साथ कैसे रहा, और फ्लेक्सिबिलिटी की जब बात होती है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी एक बच्चे को मिलती है ताकि वो एडमिशन सही से कर पाए, कोर्स सही से ले पाए और एग्जामिनेशन सेंटर सही से चूज कर पाए? अच्छा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि कि जैसे कि बार बार मैं कह रहा हूँ, काफ़ी लोगों का ट्रस्ट है इग्नू के अंदर और काफ़ी रिकग्निशन है, काफ़ी वैल्यू है, काफ़ी कद्र करते हैं उसकी। और हमारे जहाँ तक कि फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पर है, हम पूरी फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि ओपननेस हमारा ये कॉन्सेप्ट है, जिसका फ्लेक्सिबिलिटी उसका सब पार्ट है। तो चाहे वो एडमिशन के रिगार्डिंग हो, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, एग्जामिनेशन में है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, ड्यूरेशन में है, उस ड्यूरेशन में भी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो हर तरीके से, यानी और यहाँ तक कि जैसे हमारा MA 2 years का प्रोग्राम है, तो हम 4 years में हम उनको कंप्लीट करते हैं। इनकेस कोई स्टूडेंट तफसीलन बताइए कि कब तक ये शख्स अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकता है एडमिशन लेने के बाद? जैसे MA में 2 years के प्रोग्राम में उसने एडमिशन लिया तो 4 years तक के वो कंप्लीट कर सकते हैं। उनमें 4 years में उनको थ्योरी के पेपर्स हैं, प्रैक्टिकल्स अगर मान लीजिए हैं, कोई ऐसा साइंस प्रोग्राम है तो प्रैक्टिकल्स हैं, ये सब चीज़ें। इंटर्नशिप है अगर कोई ऐसे प्रोग्राम में, या प्रोजेक्ट है, वो सब 4 year के अंदर अंदर उनको सारी चीज़ें सबमिट करनी होंगी। ठीक है। इन केस अगर उस केस अगर नहीं भी हो रहा है 4 years किसी वजूहात की वजह से, कोई मेडिकल रीजन हो गया, बाहर चले गए, कोई और रीजन है, तो उसके इश्यू नहीं है। उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है जो क्रेडिट सिस्टम पे हम चलाते हैं। तो अब ये ABC आ गया, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के तहत उनको फिर से फीस जरूर डिपॉजिट करनी होगी, लेकिन उनके सारे पेपर्स की जो उन्होंने पास किया है वो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, उसी क्रेडिट्स में मौजूद, उसी क्रेडिट में मौजूद होंगे। वो बैंक बन गया। अब उसमें कोई चीज छूट गई, उन्होंने फीस जमा की, उसके बाद नेक्स्ट एग्जामिनेशन में वो जाके अपेयर हो जाते हैं और इसे उनको एग्जाम दे देंगे। क्या ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि वो कोई और यूनिवर्सिटी अगर ज्वाइन करे तो ABC बराबर बरकरार? ABC और भी जगह पे, जहाँ पे चूंकि UGC के रूल्स हैं तो और जगह भी इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कौन यूनिवर्सिटी अपने अपने हिसाब से इंट्रोड्यूस करती है वो इशू अलग है। जी ठीक है। अच्छा, यहाँ ज़रा थोड़ा बहुत डॉक्टर साहब हमें समझाने की कोशिश करें, प्रैक्टिकल्स और एग्जामिनेशंस। मैं फिर से ये सवाल दोहरा रहा हूँ, किस तरीके से इग्नू मैनेज इस चीज़ को करता है? क्योंकि एक बच्चे के लिए तालीम पहली प्रायोरिटी होती है। अब आप वो प्रोफेशनल है या कहीं और या किसी वजह से जो रिवायती जो इदारा है उसके साथ मुंसलिक नहीं हो पाया, लेकिन इग्नू के ज़रिए कर रहा है, प्रैक्टिकल्स और असाइनमेंट्स, ये सब किस तरीके से मुमकिन हो पाता है? स्टूडेंट्स ने अगर एडमिशन ले लिया किसी भी प्रोग्राम में तो डेफिनेटली हम उनको कॉल नहीं करते, वो स्टडी सेंटर पे या रीजनल सेंटर पे कहीं विजिट नहीं करना पड़ता। ये हमारा जो स्टडी मटेरियल है ये पहले से वहां तक उन तक पहुंचता है और डोर स्टेप पे पहुंचता है। अगर नहीं भी है तो हमारा ज्ञान कोश है जिसपे सारी चीजें, स्टडी मटेरियल, असाइनमेंट क्वेश्चंस, ये सारी चीजें अवेलेबल है, वो वहां से निकाल सकते हैं। असाइनमेंट्स घर पे बैठ के लिखें, लिखने के बाद जो है वो वहां पे भेज सकते हैं, है ना, एक्सट्रीम केसेस में ईमेल के थ्रू। लेकिन बेहतर ये है कि वो हार्ड कॉपी अपने रीजनल जो स्टडी सेंटर्स है वो टाइमलाइन में सबमिट करें, वहां से इवैल्यूएशन होता है। जहां तक प्रैक्टिकल्स का सवाल उठता है उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी है। मान लीजिए इस बार अगर प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा है तो नेक्स्ट सेशन में उनका प्रैक्टिकल होगा, उसके नेक्स्ट सेशन में उनका प्रैक्टिकल होगा, लेकिन प्रैक्टिकल में उनको कंपलसरी है क्योंकि रियल टाइम सिचुएशन में ही हम उनको प्रैक्टिकल करवाते हैं। जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं करते तब तक डिग्री अवार्ड नहीं होती। तो इस तरीके से वो पूरी तरीके से काम करते हैं, जोड़ते हैं। तो हम उसमें पूरी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी है, जब चाहे एडमिशन लें, जब चाहे
चाहें एग्जाम दें, जब चाहें काउंसलिंग में करें या ना करें, वो उनका डिस्क्रिप्शन है। और प्रैक्टिकल्स यह है, काउंसलिंग, ये सारी चीज़ें वो अपने हिसाब से अपने मुखातिब अपने अकॉर्डिंग वो काम कर सकते हैं। अच्छा, जो इग्नू का जो ये साइकिल है एडमिशन का या एग्जामिनेशन, जी, इसको ज़रा आप वजाहतन हमारे देखने वाले नाज़रीन को बताएं कि किस तरह से काम करता है। राइट, ये एडमिशन्स हमारे राउंड द ईयर चलते हैं, हालांकि इसका एक सेट टाइम पीरियड है, जैसा कि मैं बताया, एडमिशन का, एग्जाम का, प्रैक्टिकल का एक सेट ड्यूरेशन ज़रूर है। लेकिन अब हमारा जैसे अभी 20 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी हुआ है एडमिशन के लिए, ये अभी हमारा 2-3 महीने 4 मास तक चलेगा, फरवरी तक। अभी लास्ट 31 जनवरी की है, इसके बाद फिर हमारा अभी जून में करेंगे तो सितंबर अक्टूबर तक चलता रहेगा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, जब स्टूडेंट को इंटरेस्ट हो और उनको अच्छा लग रहा है तो उतने एडमिशन, यानी एक ही बार में तय हुआ होता है और उसके हिसाब से एग्जामिनेशन बराबर मुकर्रर वक्त पे होते हैं। मुकर्रर वक्त पे एग्जामिनेशन भी होते हैं, काउंसलिंग भी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में होती है, प्रैक्टिकल्स भी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में होते हैं, यही तक प्रोजेक्ट के रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में। बहुत बेहतर। अच्छा, यहाँ जो ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है, सिर्फ इग्नू काम नहीं कर रहा है, बल्कि अभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी है, ऑनलाइन मोड भी है, अब डिजिटलाइजेशन आने लगी है और स्टूडेंट्स अलग अलग तरह के सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स ऑनलाइन कर पाते हैं। इग्नू यहाँ पर किस तरीके से स्टैंड करता है? क्या इग्नू ने ऐसी कोई सहूलियत बच्चों के लिए रखी है जो ऑनलाइन मोड में सर्टिफिकेट कोर्स ले सकते हैं, या फिर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में कोर्स अवेलेबल है वो यहाँ इंट्रोड्यूस हो रहे हैं? देखिए, इग्नू का तो कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, क्योंकि ये लास्ट 40 ईयर्स से ये अपना मुकाम उन्होंने बनाया हुआ है। और इग्नू सिर्फ इंडिया के अंदर ही काम नहीं कर रही है, बैरूनी ममालिक में भी काम कर रही है। करीब 50 कंट्रीज में हमारे 25 ओवरसीज सेंटर्स हैं और बहुत बड़ा वो है, हमारा हब है। बहुत खूब। तो इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, जैसा कि मैंने अर्ज पहले से किया कि नए कुछ कोर्सेज, नए प्रोग्राम्स हर साल ये इंट्रोड्यूस कर देते हैं स्टेक होल्डर्स और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड की डिमांड पर। तो और ऑनलाइन प्रोग्राम्स हमारे स्विच ओवर भी तो कर रहे हैं ऑनलाइन प्रोग्राम्स की तरफ जी। तो ऐसा कोई हमारा कॉम्पिटिटर नहीं है और द बेस्ट करते हैं, हर चीज़ में इनका एक कंट्रीब्यूशन है। और जैसे मैंने बताया, कॉमनवेल्थ की तरफ से हमें अवार्ड भी मिला, हमेशा नैक की तरफ से AA+ ग्रेड भी हमें मिले और लगातार NIRF की रैंकिंग में हम लगातार 3 साल से नंबर 1 पोजीशन पे आ रहे हैं ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड ऑफ एजुकेशन में। और स्टडी मटेरियल इनका द बेस्ट है, तो ये इनका कोई ऐसा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। और हम लोगों का खुद ही ट्रस्ट है, उन ट्रस्ट की बेसिस पर वो हमें बुलाते हैं, हम उन तक पहुंचते हैं और हम कॉलेजेस को इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे मैंने बताया कि अभी सोगाम में काफ़ी दिनों से वो पेंडिंग था कि सोगाम में एक होना चाहिए, उरी में डिफेंस पर्सनल्स के लिए काफ़ी डिमांड थी, तो दोनों जगह पे हम अपने दे रहे हैं। एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोग्राम्स की डिमांड थी, ये नहीं है हमारा कोई एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम्स है, बहुत ही लिमिटेड कॉस्ट पर हम बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को हम ये डिग्री प्रोवाइड करते हैं। डिग्री ही नहीं प्रोवाइड करते, हम उनसे जोड़ते हैं और ये करीब उसके बाद ये हमारे 12,000 एलुमनाई हमसे जुड़े हुए हैं सिर्फ यहीं से। और बहुत बड़ा हमारा सोशल मीडिया सेटअप चल रहा है, जिसमें हम हर तरीके से, चाहे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और चाहे ट्विटर है, चाहे हमें ये वेबसाइट्स हैं, इन सब से हम लोग कनेक्ट हैं। तो जब जैसे जैसे उनकी डिमांड होती है स्टेक होल्डर्स की, इसमें चाहे स्टेक होल्डर में चाहे हमें स्टूडेंट भी हो गए, पेरेंट्स गार्जियन भी हो गए, हमारे प्रिंसिपल भी हो गए, कॉलेज के लोग हैं, उनकी जो डिमांड्स होती है उस डिमांड के बाद हम उसको उनकी नीड बेस पर क्वालिटी में एक बेंचमार्क है, उसमें कोई समझौता हमारा होता नहीं है, तो उसमें हम लोग खोलते हैं। तो ये एक यहाँ पर कोई भी ऐसा मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ काम करना है। अच्छा, आपने एक बात कही कि बैरूनी ममालिक में भी हमारे सेंटर से इंटरनेशनली, अब इंटरनेशनली कोई बच्चा है और वो एडमिशन दाखिला लेना चाहता है, उसके एग्जाम्स के लिए, उसके दाखिले के लिए और उसके प्रैक्टिकल्स असाइनमेंट्स के लिए किस तरह से ये धारा? अभी तक तो जो प्रैक्टिकल्स है वो प्रैक्टिकल्स तो हम यहीं कराते हैं। प्रैक्टिकल्स के लिए जब तक कि हम नहीं उस पूरा नहीं देखेंगे तब तक नहीं, वो प्रैक्टिकल्स यहीं करा सकते हैं, बाकी वो असाइनमेंट वगैरह वो ऑनलाइन हमको उनको फ्लेक्सिबिलिटी फिर कैसे मिलती है प्रैक्टिकल्स के लिए, क्योंकि वो तो वहाँ काम कर रहे हैं और फिर यहाँ जाना? हाँ, तो अभी प्रैक्टिकल के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें अभी एक नया कॉन्सेप्ट जो NEP के तहत है, वर्चुअल लैब्स वगैरह एस्टेब्लिश करने का, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और वर्चुअल लैब्स वगैरह एस्टेब्लिश करेंगे तो वहाँ पे होंगे। लेकिन सारे बच्चे लैब्स, चूंकि साइंस प्रोग्राम तो बहुत मिनिमम प्रोग्राम्स हैं, बाकी सब जो ह्यूमैनिटीज के हैं, सोशल साइंस के प्रोग्राम्स हैं और दूसरे प्रोग्राम्स हैं, वो आराम से एडमिशन लेके वहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि इंटरनेशनली भी अगर बच्चा कोई एडमिशन लेता है तो फिर उसके लिए ये सहूलियत है कि वो ऑनलाइन सारी चीजें दस्तयाब कर सकता है। उसके मैकेनिज्म अलग है। जैसे मैंने यहाँ से बताया, रीजनल सेंटर से हम अफ्रीकन स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं। बहुत खूब। हाँ, ई विद्या भारती एक हमारा प्रोजेक्ट है जिसके तहत हम लोगों को अफ्रीकन स्टूडेंट्स को दिया गया, तो प्रोग्राम से हम वहाँ पे पढ़ाते हैं। तो उसका एक LMS पोर्टल है,
LMS पोर्टल पर ही लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सब जानते हैं माशाल्लाह। तो LMS पर ही वो अपने असाइनमेंट भी सबमिट कर देते हैं, अपने प्रोजेक्ट भी सबमिट करते हैं, वही इवैल्यूएशन भी होता है, ऑनलाइन काउंसलिंग भी हो जाती है, हम लोग उनकी ग्रेवेंस को एड्रेस भी करते हैं लगातार। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे आपने बोला था ग्रेवेंस के बारे में, हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाता हूँ ग्रेवेंस के बारे में। लगातार हम लोग हर सेशन में डिफरेंट सेगमेंट्स, SC के लिए ग्रेवेंस एड्रेस सेशन चलाते हैं, ST के लिए अलग चलाते हैं, लद्दाखी बच्चों के लिए अलग लगाते हैं, अलग हमारे सेशन लगाते हैं। फिर हर फ्राइडे को, हर थर्ड फ्राइडे ऑफ एवरी वीक हम स्टूडेंट से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट से रिलेटेड फोर्थ ऑफ फ्राइडे को हम बच्चों से इंटरेक्ट डायरेक्ट करते हैं, उनसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड हमारे एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। तो इस तरीके से ग्रेवेंस को या उनके इश्यूज को एड्रेस करने के लिए बहुत सारे मैकेनिक्स हमने अडॉप्ट कर रखे हैं और डायरेक्ट वो हमसे कनेक्ट है। जी अच्छा, यहाँ का जो जम्मू कश्मीर का जो विजन है, किस तरह से आप देखते हैं कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग और कितना काम करेगा? आप कैसा विजन रखते हैं, आपका इदारा कैसा विजन रखता है? देखिए, हमारा सारे ये जो प्रोग्राम्स वगैरह हैं तो वहाँ से सेट होते हैं। हमारा जो विजन यही है कि हम जो नए प्रोग्राम्स वहाँ से इंट्रोड्यूस किए आते हैं हेडक्वार्टर से, जैसे MSc डेटा साइंस अभी नया इंट्रोड्यूस किया गया, तो हमारा ये मैकेनिज्म है कि हम किस तरीके से हम किस इंस्टीट्यूशन में, किस कॉलेज में, ये यूनिवर्सिटी में इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और खास बात हमारे साथ शरायत यही है कि जहाँ पर ये प्रोग्राम होगा उसी सेंटर पर हम इसको डालेंगे। अगर वहां पर MSc डेटा साइंस या इससे रिलेटेड प्रोग्राम्स नहीं है तो करेंगे। हालांकि MSc डेटा साइंस में नाइलेट में दे दिया गया है, तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है। नाइलेट भी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन हमारा है, तो जो कि हमारा जिसमें हमारा MCA है, BCA, PGD लैन हो गया, MSc इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये सारे प्रोग्राम्स वहाँ पे चल रहे हैं। इस सवाल को डॉक्टर साहब मौजूद रखते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताएं और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं दिलशादा बाड़ीपुरा से बात कर रही हूँ। जी, अपना सवाल पूछें। जी, मैंने इग्नू के थ्रू MLW किया है जी। तो जब मैंने फील्ड जर्नल दूसरा भेजा है, वो मैंने बाय पोस्ट भेजा है। उसके बाद जब मैंने रिजल्ट चेक किया, वहाँ मुझे उसके जो मार्क्स है वो नहीं दिखा रहे। फिर मैं रीजनल सेंटर गई, एक दो बार उन्होंने बोला मेल करो आप, मैंने मेल भी किया, लेकिन फिर भी वो चीज क्लियर नहीं हुई। मैं सर से जानना चाहती कि मतलब मैं इसमें क्या इशू आ रहा है, ये कैसे सॉल्व होगा? जी, बेहद शुक्रिया कॉल करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट है, जो रिजल्ट डिक्लेरेशन अथॉरिटी है, वो हेडक्वार्टर से आपने वहां पर भेज दिया है। अभी लाखों स्टूडेंट्स का 8.5 लाख स्टूडेंट्स करीब एग्जाम अभी दे रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। इस तरीके से लाखों लोगों का होता है। आपने जो भेजा है, आप खाली जो एक ईमेल ड्रॉप कीजिए, खाली उसी से कनेक्टेड कि हमने ऐसे ऐसे भेजा है, उसकी रिसीट भी साथ में हमको सबमिट कीजिएगा। वो हम दिल्ली में वहाँ पे कांटेक्ट करेंगे और आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा जल्दी इंशाल्लाह। चलिए डॉक्टर साहब, आप चूंकि बात कर रहे थे कि यहाँ जो विजन है किस तरीके से आगे चल रहा है, कौन कौन से कोर्सेज की आप बात कर रहे हैं? जी, देखिए जैसा कि मैंने अर्ज किया कि कुछ जो भी नए प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए आते हैं, वो प्रोग्राम्स हम डिफरेंट सेंटर्स पर हम उसको रखते हैं और कहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है, कहाँ पे लॉन्च करना है, ये हमारा काम होता है। और उसको अच्छे तरीके से हम उसको कैसे चलाते हैं, ये चीज़ है। तो मैंने बोला कि जैसे MSc डेटा साइंस है, वो अभी रिसेंटली वो नाइलेट में हमने दे दिया है, बहुत ही डिमांड है मार्केट की। इसी तरीके से जैसे हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ बिल्कुल, इस पे भी काम हो रहा है, इसको भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इसका भी है। जैसे बहुत डिमांड थी MSc जियोग्राफी की, तो MSc जियोग्राफी होगी। हमारे MSc DFSM के प्रोग्राम्स हैं, तो MSc DFSM के प्रोग्राम बहुत अच्छे से चल रहे हैं। इसी तरीके से सिक्किम्स में हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। अभी जैसा कि मैंने अर्ज किया, नर्स मैनेजर हो गया, MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो गया, ये सारे वहाँ पे इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो हम लोग ये मॉनिटर करते हैं कि भाई स्टूडेंट्स आए और जितने भी स्टूडेंट्स एनरोल कर रहे हैं उनको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, प्रॉपर टाइम पे उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो। जैसे MSc DFSM का 3 मंथ्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम सिक्किम में होता है, ये बड़ी चीज़ है और सिक्किम वाले कोऑपरेट भी करते हैं। मैं शुक्रगुजार उनके डायरेक्टर साहब का, उनके कोऑर्डिनेटर यातू साहब का, कि वो बराबर जो है वो लाइजनिंग करते हैं और नए प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करते हैं। 3 मंथ्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारा जैसे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है, मास्टर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस हो गया। इसी तरीके से इसमें पूरे हमारे वैली के अंदर जितने भी गवर्नमेंट लाइब्रेरीज हैं वो हमको कोऑपरेट करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ पे, वो 1 महीने की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं।
इसी तरीके से यानी कि एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड या साइकोलॉजी से रिलेटेड जो हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो बहुत काफ़ी वैल्यूएबल प्रोग्राम है और लोग जाते हैं वहाँ पर। तो जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और स्पेशली जो काउंसलिंग से रिलेटेड और ये जो साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट में जी उसके हवाले से भी बात करेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं, अपना नाम भी बताएं। जी, पटन वाली नाम से बात कर रही हूँ, बिस्मिल अशरफ बात कर रही हूँ। जी, अपना सवाल पूछे। बेहद शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी सर, मेरा सवाल ये है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो है इग्नोर से डिग्री कर रहे हैं, वो खुद इनसिक्योरिटी में होते हैं कि हमारी डिग्री आगे किस हद तक वैलिड रहेगी। हालांकि इग्नोर यूजीसी अप्रूव्ड है और देखा जाए तो लोग इग्नोर डिग्री करना लास्ट ऑप्शन रखते हैं। तो इग्नोर की एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनकी तरफ से क्या एश्योरेंस है कि स्टूडेंट को उनकी डिग्री हर जगह वैलिड है, एक्सेप्टेबिलिटी मिलेगी? जी, बेहद शुक्रिया कॉल करने के लिए बिस्मा जी। सवाल क्रेडिबिलिटी का पूछ रही है, एक्सेप्टेंस कहाँ तक है? जी जी, जैसा कि अर्ज किया मैंने, मैं अपने स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा हूँ, स्टेक होल्डर को। जैसा कि अर्ज किया मैंने कि ये एक की यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे इसकी वैलिडिटी नॉन वैलिडिटी तो कोई इशू ही नहीं होता है। ये एक की यूनिवर्सिटी है, इंडिया की टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में से एक नंबर 1 की यूनिवर्सिटी है। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि NIRF की नंबर 1 रैंक की यूनिवर्सिटी है। इसकी सारी डिग्रीज जो है प्रॉपर जहाँ जहाँ से अप्रूव्ड हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज को खुद एम्पावर्ड होती हैं अपनी डिग्रीज को डिजाइन करने की, है ना। और दूसरी चीज़ है, ये सारे जितने भी AIU एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, UGC सब की तरफ से एफिलिएटेड है, रिकग्नाइज्ड है, सारी है। इसका कोई इशू कहीं पर नहीं होता है। इसमें बस ये होता है कि कितने अच्छे तरीके से कि आप लोग पढ़ें, पढ़ने के बाद अच्छे तरीके से अपना परफॉर्मेंस दें, ये इशू है। इसमें इसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ही हाई लेवल की है। इसका रिकग्निशन सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है, यानी ग्लोबली भी इसकी एक्सेप्टेंस बाकायदा है। इससे पहले भी हमने इस सवाल की बात की थी कि क्या सिर्फ ये कमजोर तबके के लिए नहीं, बल्कि आपने बखूबी बताया कि इसमें से सभी सेगमेंट हर सेगमेंट्स को हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, हम अब जो बात ही कर रहे थे कि जो विजन हमारा है उसमें आप कुछ कोर्सेज भी बता रहे थे कि इस तरह से है। जी जी जी। अच्छा, जो थोड़ा बहुत इस मामले में कुछ पेरेंटल गाइडेंस या तलबा को गाइडेंस दे दीजिए कि इसी एक्सेप्टेंस के हवाले से कि कितने कोर्सेज से वो इग्नो से फ़ायदा उठा सकते हैं जो भी मकबूल नहीं है लोगों में। ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं जो अभी तलबा खास तौर से नहीं जानते, लेकिन वो इग्नो से इन कोर्सेज का बाकायदा फ़ायदा ले सकते हैं? जी जी, अच्छा क्वेश्चन। देखिए, जैसा कि अर्ज किया था मैंने, करीब 300 प्लस प्रोग्राम्स हमारे पास हैं जो ओपन एंड डिस्टेंट लर्निंग मोड में है और 50 ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं। तो 300 प्लस प्रोग्राम्स में करीब 75 हमारे मास्टर्स प्रोग्राम हैं। वो सभी ह्यूमैनिटीज़ के हैं, सोशल साइंस के हैं और स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स भी हैं। तो आप में जो भी इंटरेस्ट है जिन भी प्रोग्राम्स में, उसमें एडमिशन लीजिए। और इसके अलावा हमारे पास जो है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो 3 और 4 इयर्स के हमारे जो प्रोग्राम्स है, मतलब ये जो जिसे हम बोलते हैं BA मेजर, BSc मेजर, इसमें करीब 25 प्रोग्राम्स हमारे पास हैं। जो स्पेशलाइजेशन हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, साइकोलॉजी है, जिसमें आप जाना चाहते हैं वो अपनी हिसाब से डिजाइन योर ओन डिग्री, ये नया कॉन्सेप्ट है NEP 2020 का, डिजाइन योर ओन डिग्री। आप कौन सा पेपर किस तरीके से आपको उसकी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, स्पेशली जो आप कह रहे हैं नए प्रोग्राम्स के बारे में। तो वही जैसे कि मैंने अर्ज किया, बहुत सारे सर्टिफिकेट एडवांस प्रोग्राम, चाहे आप योगा से रिलेटेड हैं, चाहे वो अब लैंग्वेजेस से रिलेटेड हैं, सारी लैंग्वेजेस के मास्टर प्रोग्राम, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे रशियन हो, चाहे उर्दू है, अरबिक है, सारे प्रोग्राम्स हमारे पास अवेलेबल हैं। फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, उसमें भी मास्टर डिप्लोमा सारे कर सकते हैं। उसके अलावा भी हमारे बहुत सारे वोकेशनल प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे हमारे एम्प्लॉयबिलिटी से रिलेटेड, जैसे कि हमने बताया था, साइबर सिक्योरिटी का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारा हो गया। और ये MCA है, BCA है, MBA के बहुत सारे हैं, मैंने बोला कि इतने सारे MBA। उसके अलावा भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एग्री बिजनेस के मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, इस तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। और भी हमारे MSc डिफेंस, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो डिमांड आ रही है वो MSc एनवायरमेंटल साइंस हो गया, MA एनवायरमेंटल स्टडीज हो गया, ये सारे प्रोग्राम्स हमारे हैं। उसके अलावा अभी हमारा फैशन डिजाइनिंग से प्रोग्राम हो गया, सेरिकल्चर में हो गया, योगा से रिलेटेड प्रोग्राम हो गया, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से हो गया, लॉ से रिलेटेड हो गया, बहुत सारे प्रोग्राम। तो करीब 300 प्रोग्राम्स काउंट करेंगे। यानी सर्टिफिकेट प्रोग्राम से लेकर डिप्लोमा
डिप्लोमा या कोई डिग्री आप करना चाहते जी, हैं, फंक्शनल इंग्लिश हो गया, हाँ, राइटिंग इंग्लिश हो गया, है ना, कोई भी कोई से अभी उठे बहुत सारे प्रोग्राम्स है इसमें, इसके और जिसमें भी इंटरेस्ट है, बट ये है कि इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका फ्यूचर प्लान तैयार होना चाहिए, किसमें आप करियर बनाना चाहेंगे, अगर आपका परसेप्शन है सही तो उसमें एडमिशन लीजिए, अच्छे से स्टडी मटेरियल को पढ़िए और डेफिनेटली उसी में एक्सीलेंस की जरूरत है। अच्छा, यहाँ पर ज़रा थोड़ा बहुत इसी हवाले से, कोर्सेज के हवाले से आगे बात करते हैं कि रिसर्च प्रोग्राम्स क्या क्या इग्नू में अवेलेबल हैं और किस तरीके से वो भी काम करते हैं। देखिए, पीएचडी जो हमारे यहाँ होती है, कुछ प्रोग्राम से होती है, वो सब दिल्ली से होती है, उसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन ज़रूर होता है और उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अगर क्वालिफाई करेंगे तो आपको वहाँ पर जाकर रिसर्च मेथोडोलॉजी के प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे। कोर्सेज 6 मंथ्स का होता है, वो करना पड़ेगा। ठीक, बाकी आप गाइड लेके भी काम भी कर सकते हैं, और जो कि हेडक्वार्टर से ही होगा। जी, ये सारा रिसर्च प्रोग्राम्स भी हमारे पास यहाँ दस्तयाब है। जी। अच्छा, ठीक। रीजनल सेंटर जो इग्नू है जी यहाँ श्रीनगर में, जी, क्या कुछ आपको लगता है, इस हवाले से ज़रा बात करते हैं कि कितनी की चेंजेस की अभी ज़रूरत है जो इसमें लानी है, जो फ्यूचर विजन में देख रहे हैं। देखिए, रीजनल सेंटर तो पिछले 25 ईयर से काम कर रहा है जी, और इसमें यही है कि हम क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं और एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, और जिसके लिए हमने सभी सेंटर्स पर प्रॉपर मॉनिटरिंग की है। लोगों को, जितने भी एकेडमिक काउंसलर्स हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, और इन लोगों के लिए जो मंथली मीटिंग्स होना, उनके साथ ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, और जगह जगह पर जहाँ पर साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के हिसाब से एक कोई सेंटर को लेना, वहाँ पे इंडक्शन मीट करना अपने स्टूडेंट्स के लिए, ऑनलाइन लगातार उनसे कनेक्ट होते रहना, ठीक है, उनकी ग्रीवेंसेस को इन टाइम एड्रेस करना। आप समझ सकते हैं 45 to 50,000 एक बिग नंबर है ना, एवरी ईयर अगर इतना लोग एनरोल्ड हो रहे हैं तो उनकी एड्रेस करना उनको, और लोगों उनको फैसिलिटीज़ मुहैया करना। जैसे लद्दाख के स्टूडेंट्स हैं, जहाँ तक कि हम लोग द्रास में, संस्कार में, यहाँ तक के स्टूडेंट्स हमारे आते हैं, वहाँ भी सेंटर खोलने की बात चलती, कारगिल में, आपके लेह में, तो वहाँ के स्टूडेंट्स को आने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन हम वाइवा उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। उनके लिए जो एसटी के स्टूडेंट्स हैं, आपके डीडी के माध्यम से बताना चाहूँगा, उनके लिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए फीस का भी एग्जेम्पशन है ना, एसटी स्टूडेंट्स के लिए। इसके साथ साथ जो लेबर क्लास में जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स है, स्कॉलरशिप के तहत जो स्टूडेंट्स हमारे फीस डिपॉजिट करते हैं और जो लेबर क्लास में आते हैं, उनको पूरी की पूरी फीस एग्जेम्प्ट हो जाती है वेरियस डिपार्टमेंट्स के जरिए से। तो एक बहुत बड़ा सेटअप है, जिसमें अभी हमने प्लेसमेंट सेल भी हमने इस्टेब्लिश किया है, जिसमें हमारे पास कंपनीज तो आ रही हैं, और लेकिन उसके साथ ये है कि हम पूरा MOU जब तक कर नहीं लेते हैं तब तक हम उनको वेलकम नहीं करते हैं। अभी बहुत सारी कंपनीज आई थी हमारे साथ, बराबर बातचीत आ रही है, हो रही है, हेडक्वार्टर से भी हो रही है। अभी एक प्लेसमेंट सेल हेडक्वार्टर से भी शुरू हुआ था, काफ़ी लेवल पे अभी प्लेसमेंट सेल चल रहा है, प्लेसमेंट हो रहा है। तो इसी तरीके से हमारा भी प्लेसमेंट यहाँ पे रीजनल सेंटर से भी होता है। अभी हमने नाइलेट से एक उनके डायरेक्टर से लास्ट ईयर एक मुआहदा किया है, MOU किया है, जिसके साथ हमने 9,000 ऑफ स्टूडेंट कश्मीर, लद्दाख और जम्मू को मिलाकर उनको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, और उनको प्लेसमेंट किया जाएगा। तो इस तरीके से काफ़ी कुछ सेटअप है। हमारा मेन जो अप्रोच है, विजन है, वो ये है कि हम दूर दराज के इलाकों में, रिमोट एरियाज में, हम जहाँ पे हमें नीड है, जहाँ पे फील हो रही है, हम उसको एसेस करते हैं और उसके असेसमेंट के हिसाब से वहाँ पर हम सेंटर को इस्टेब्लिश करते हैं, उन प्रोग्राम्स को देते हैं कि हमारे सारे स्टूडेंट, हमारे स्टेक होल्डर तक वो बात पहुँचे, एजुकेशन हमारे तक पहुँचे, और उनको कम से कम पैसे में, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम्स में हम उनको तो वहाँ तक पहुँचाएं। ये हमारा है। अच्छा, अगर आप यहाँ दूर दराज इलाकों की, चाहे ओडी की बात करें, कारगिल, द्रास या लद्दाख, हर जगह आप पहुँच पाते हैं, ऐसे किसी इलाके से तलबा को लगता है कि हमारे यहाँ सेंटर होना चाहिए, क्या इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी रीजनल सेंटर के पास है कि वो तलबा की डिमांड पे अगर नया कुछ आता है तो उस लिहाज से फिर एक स्टडी सेंटर वहाँ इस्टेब्लिश करें? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसी तरह करेंगे तलबा की डिमांड पर, प्लस आपके जो उनके गवर्नमेंट कॉलेज के जो इंस्टीट्यूशन के जो अथॉरिटीज़ हैं, वो अल्टीमेटली डिमांड तो उनकी होगी, वो डिमांड हमारे पास आएगी, हम उसको एसेस करेंगे, फिर उनसे हम राब्ता कायम करेंगे, MOU करेंगे, इंस्पेक्शन होगा। तो डेफिनेटली उसी के तर्ज पर ही हमने GDC उरी और GDC आपके गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोगाम में हम इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं। एग्रीकल्चर, जैसे मैंने बाद में रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर एग्रीकल्चर साइंसेस के करीब 15 प्रोग्राम्स हैं, और अभी और बहुत ही हाई डिमांडिंग प्रोग्राम्स हैं। हाँ, तो उसको अभी इंट्रोड्यूस हमने 100 क्लासमेट के लिए, उनसे हमारा मुआहदा हो गया। मैं
वो आपके वाइस चांसलर साहब, उनके तमाम ऑफिसर्स का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक्सेप्ट दे दी और उन्होंने वहाँ पे प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इस तरीके से हमारे पास साइंस प्रोग्राम्स, जो आपने बताया फ्यूचर विजन क्या है, क्या करना चाहेंगे, तो अब बेसिकली हमारा जो साइंस प्रोग्राम है वो अभी हमको इंट्रोड्यूस करना है, जो डिफरेंट, क्योंकि हमारी शरायतें थोड़ी सी हैं, तो जिसके तक जब तक वो प्रैक्टिकल्स और साइंस प्रोग्राम के प्रैक्टिकल्स और लैब्स और सारे प्रोग्राम्स अगर उन तक नहीं है तब तक हम वहाँ पर नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते। तो और ऐसी कुछ हमारी इंस्टीट्यूशन, जो बड़े इंस्टीट्यूशन है, उनसे बात चल रही है, इसमें हमें MSc के प्रोग्राम्स हम इंट्रोड्यूस करेंगे। साथ में हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के वाइस चांसलर साहब कुशवाहा साहब से भी मैं विजिट पे गया था, वहाँ पे भी हमने उनसे मुलाकात की, उन्होंने ओवरवेलमिंग रिस्पांस दिया। अगर प्रॉपर उनकी कॉन्सेप्ट मिलती है तो डेफिनेटली वहाँ पे भी साइंस प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, वहाँ पे भी डिमांड है। तो इस तरीके से काफ़ी कुछ करने का अभी हमारा हौसला है और काफ़ी कुछ अभी करना है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक तालिब इल्म हूँ, आप समझे कि मैं सोगाम में रहता हूँ, जो आपने ललाब की बात की, लेकिन मैंने कोई ऐसा कोर्स ज्वाइन किया जो समझिए आप श्रीनगर में दस्तयाब है, यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा मुझे। अब मैंने स्टडी सेंटर यहाँ ले लिया, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से मैं चाहता हूँ कि एग्जामिनेशन मेरे ही सेंटर पे हो। क्या इग्नू के पास ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपनी चॉइस बेस पे कहीं पे भी किसी भी स्टडी सेंटर में एग्जाम रख सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली एग्जामिनेशन सेंटर हम चेंज कर देते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने का, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के बाद से सेंटर चेंज नहीं होगा। एग्जामिनेशन फॉर्म पहले अगर स्टूडेंट जिसको चॉइस करेगा वो हो जाएगा। देखिए, स्टडी सेंटर में एनरोलमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि वो वहाँ का परमानेंट एक स्टूडेंट हो गया और बार उसको फ्रीक्वेंट विजिट्स होगी। उसमें सिर्फ प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स के लिए उसकी कंपलसरी विजिट्स हैं, काउंसलिंग के लिए कोई मैंडेटरी नहीं है, ऑनलाइन कनेक्टेड है, उसको खाली जो प्रोग्राम्स में है वो जाके एग्जाम देना है, जहां वो अपना स्टडी सेंटर, जहां पर एग्जामिनेशन सेंटर वो चाहेंगे, वो चाहे एक ही तालिब इल्म क्यों ना हो। हाँ, एक ही तालिब इल्म ना, फिर एंटायर इंडिया में ऐसा ही होता है जी, कहीं भी चाहे। यहाँ का स्टूडेंट विशाखापट्टनम में कर सकता है, पोर्ट ब्लेयर में, कहीं भी एग्जाम ले जाके दे सकते हैं। बहुत खूब। अच्छा, ये जो आपने ये एडमिशन प्रोसेस का इससे पहले आपने जिक्र किया था कि हमारा राउंड जो है ईयर, पूरे साल हमारा एडमिशन प्रोसेस रहता है। एडमिशन प्रोसेस में तलबा जब एडमिशन करते हैं, उसके बाद जब एग्जामिनेशन देते हैं, तो कुछ तलबा से मैंने सुना ज़ाती तौर पे कि रिजल्ट्स का जो है इग्नू कभी कभार डिले कर देता है, तो क्या वजूहात रहती है और उस चीज़ को वाकई एड्रेस करने के लिए किस तरीके से रीजनल सेंटर अब काम कर रहे हैं? देखिए, इसमें समझने की ज़रूरत है, रिजल्ट कोई डिले नहीं होता। देखिए, ऐसा जैसे अभी हमने 1 दिसंबर से हमारे एग्जाम से शुरू हुए और ये 14 जैन तक चले, अभी जो हमारे चल रहे हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट ने 1 दिसंबर को अगर एग्जाम दिया तो वो 1 दिसंबर से उनकी काउंटिंग शुरू हो जाती है जी। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो लास्ट पेपर होगा वहां से नंबर ऑफ डेज काउंट किए जाएंगे ना, और उसके ये सारी आंसर स्क्रिप्ट जो सिस्टम ये होता है, वो सारी आंसर स्क्रिप्ट जो होती हैं वो यहाँ से मूव होती हैं जो हमारे इवैल्यूएशन सेंटर हैं। उस इवैल्यूएशन सेंटर पर इवैल्यूएशन में टाइम लगता है, एक्सपर्ट इवैल्यूएट करते हैं, देन फिर उनके प्रैक्टिकल मार्क्स की वेट किया जाता है, प्रोजेक्ट्स का वेट किया जाता है, उनके असाइनमेंट्स के मार्क्स के वेट किए जाते हैं, जो हम लोग यहाँ पर ट्रांसमिशन करते हैं। और बिल्कुल सिस्टमेटिक प्रोसेस के बाद ही जब सारी चीजें आएंगी तब रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा। रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑल ऑफ सडन नहीं होता। डॉक्टर साहब, चूंकि हमारे पास जो है वक्त बिल्कुल कीमती है और वक्त का ख्याल रखना पड़ता है, एक आखिरी पैगाम जो भी अभी बच्चे या फिर उनके वालिदैन अब भी इग्नू में एडमिशन करने से कतरा रहे हैं, उनके लिए एक आखिरी पैगाम बताएं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कोई भी स्टूडेंट या स्टेक होल्डर इग्नू से कतरा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरा बस खाली मैसेज एक सारे स्टूडेंट स्टेक होल्डर्स के लिए है कि जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं जी, वो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं, बल्कि अपने मोबाइल फ़ोन पर ही और या अपने लैपटॉप डेस्कटॉप से एडमिशन लें, और उनको ही सारा चीज़ें ऑनलाइन सारी फैसिलिटीज़ मुहैया हुई है। 21st सेंचुरी में चल रहे हैं, हम व्हाट्सएप पे हमेशा कनेक्ट रहते हैं, सभी लोगों को मालूम है। मान लीजिए अगर कोई दूर दराज का जिसको नहीं मालूम है तो वो किसी और से कनेक्ट हो सकता है, लेकिन हमारा ये मैसेज है वो अपनी ईमेल आईडी और अपना ही मोबाइल नंबर दें, किसी का नहीं दें, क्योंकि जो भी इग्नू से बराबर मैसेजेस चाहे किसी भी एकेडमिक एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं जी, वो उसी मोबाइल नंबर पर जाएंगे। एक ये है। साथ में मैसेज हमारा आपके डीडी की तरफ से ये है जी कि इग्नू का स्टडी मटेरियल बहुत वैल्यूबल है, और जितने भी पास आउट और जितने भी ऑफिसर्स हैं उनसे बात की गई, सभी लोगों का ये इस पे है कि बहुत ही वैल्यूबल है। तो इग्नू के मटेरियल को अच्छे से पढ़ें और फॉर सेक ऑफ
योर ओन सेल्फ, आप अपनी तालीम को फायदा देने के लिए, डिग्री देने के लिए पर्पस उस से नहीं। मटेरियल की कदर करें और उसको सही से पढ़ें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अपना कीमती वक्त देने के लिए और यहाँ तशरीफ लाने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप ये 1 घंटा हमारे साथ बने रहे और आपकी कॉल्स जो है हम तक मौसूल हुई। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी मुकर्रर वक्त पर इसी प्रोग्राम में आपसे एक और नए मेहमान, एक और नए मौजू के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक हमें इजाज़त दें, हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।